ये कहानी एक ऐसे युद्ध से शुरू होती है जिसमें इंसानियत का खात्मा ही होने वाला था। एक अनाथ बच्चा जो कि जमीन पे पड़ा था, उसे कुछ ताकतवर लोग उठाते और अपने कैंप में लेके आते हैं। उस लड़के को जब वो हील करते हैं, उसे पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये देख के वो लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं। कुछ दिनों तक वो उसे अपने पास ही रखते हैं, उसे पालते हैं और परोस देते हुए खाना खिलाते हैं। वो सब अब उससे घुल मिलने लगे थे। जहाँ पे वो अपना नाम रे पहली बार उन्हें बताता है, ये देख के लिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं वो लिलिया का नाम भी प्रोनाउंस करता है। इसी प्रकार कैरोल भी उसको अपना नाम लेने के लिए कहती है, पर उसे बुद्धू बोलता है। वो लोग अब उससे बहुत ही ज़्यादा घुल मिलने लगे थे, पर वो जानते थे कि वो उसे हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। एक दिन लिलिया यही सोच रही होती कि आखिरकार अब हमें इसे ऑर्फन भेजना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं अगले दिन कैंप के अंदर सारे जनरल लोग यही बात कर रहे थे कि अगर हमें उसे रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। वो लिलिया से पूछते हैं, पर तभी वहाँ पे रे आ जाता है। लिलिया जो होती है रे से पूछती कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, जिस पर रे उन्हीं के साथ रहना चाहता था। ये बात तो सुन के उन सभी का दिल पिघल जाता है। वो रे को अपने साथ में ही रखते हैं और लिलिया जो होती है उसे अपनी आइस ब्लेड की पावर दे देती है। अब वो भी एक सॉर्सरर बन चुका है। इसी प्रकार 6 साल बीत जाते हैं। रे अब एक ताकतवर इंडिविजुअल बंदा बन चुका था जो कि आर्मी की फाइट के अंदर उनकी मदद करता था। हावर्ड्स उसे रोजाना ट्रेनिंग दिया करता था स्वॉर्ड्समैनशिप की। वहीं वो हावर्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहने लगा था। वो हावर्ड को अपने पिता की तरह मानता था। पर एक दिन हावर्ड्स मारा जाता है एक बैटलफील्ड के अंदर। ये देख के तो अब रे का पूरा दिल टूट जाता है। रे जो होता है अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वो लिलिया को भी ज़मीन पे देखता है, वो अपनी पावर को ओवरहीट कर देता है और आसपास की पूरी बैटलफील्ड को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। ये देखते ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर उसकी पावर को सील कर दिया जाता है। इसी प्रकार अब हावर्ड्स की ग्रेव पे वो जाता है और पूरे 10 साल बीत जाते हैं। रे वाइट को दिखाया जाता है जिसका आर्नोल्ड एकेडमी में पहला दिन है। एक लड़की उससे टकरा जाती है, वो उसे बचा लेता है और वो लड़की एक नोबल होती है। जब उसे पता चलता है कि उसके सामने खड़ा लड़का एक कॉमनर है, तब वो उसे खुद को दूर कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा नाटक करने लगती है। एक एरोगेंट नोबल जिसका नाम एल है वो वहाँ पे आता है और वो अब उसे सबक सिखाने लगता है, पर बड़ी ही आसानी से रे वाइट उससे बच जाता है। वो उसके फेस पे पंच करने वाला ही था कि वहाँ पे रोज एमिलिया करके एक लड़की आ जाती है जो कि एक नोबल है। उन्हें लड़ाई बंद करने को कहती है और उसे धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल को रे पे गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ रे को खिड़की के बाहर वही फाइट के दृश्य आने लगते हैं। उसी दौरान उसकी होमरूम टीचर्स पे एक चोक ब्लास्ट कर देती है और उसे कहती है तुम अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। अब वो सभी बच्चों को बताती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स के अंदर 7 सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स को ग्रैंड सॉर्सरर्स कहा जाता है और उनके अंदर सबसे ताकतवर आइस ब्लेड सॉर्सरर था जिसे कि ईस्ट हीरो भी कहा जाता है, पर वो उसके बाद से ही गायब हो चुका था। और तुम सभी लोगों को पता है कि तुम्हें यहाँ पे किस लिए पढ़ने के लिए भेजा गया है। आगे चल के उन्हें भी उनकी जगह ही लेनी है। इस चीज़ के ऊपर एल जो होता है वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि हमारे बीच में फिर एक कॉमनर क्या कर रहा है। ये बात सुन के अब मिस ग्रे जो क्योंकि होमरूम टीचर है, वो उन्हें कहती है कि तुम उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते हो। हर एक चीज़ के लिए एक टेस्ट होता है और वो इस एकेडमी में आने के लिए एक टेस्ट पास किया है, इसलिए वो इसके हक के लायक है कि वो भी आगे चल के ग्रैंड सॉर्सरर बन सकता है और उसे चुपचाप बैठने के लिए कह देती है। मिस ग्रे मैजिक के बारे में उन्हें बताती है कि 4 तरह के एलिमेंट होते हैं। वो उन्हें अपने हाथ के अंदर दिखाती भी है। उसके बाद में वो उन सबको डिकोड और कोड करके एक आइस का पेटल बना देती है और काफ़ी सारे रोज़ भी वो भी उन्हें वही चीज़ बनाने के लिए कहती है, उन्हें तोड़ देती है। एक लड़की कहती है एंटी मैटर भी तो एक स्पेल होता है, जिसके ऊपर मिस ग्रे कहती है ये सिर्फ कहानियाँ हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी बच्चे उन्हीं आइस के रोज़ को बना रहे होते हैं क्योंकि वो सबसे आसान होते हैं बनाने में। एमिलिया जो होती है सबसे अच्छा रोज़ बनाती है, इसकी हर कोई बच्चा तारीफ कर रहा होता है, पर वहीं दूसरी तरफ रे वाइट बिल्कुल भी नहीं बना पाता है। ऑल को उस पर गुस्सा आने लगता है कि नोबल के साथ में आखिरकार रे वाइट कर क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें रे को दिखाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा कर रहा होता है जो कि एंटी मैटर में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। वो उससे बात करते हुए लिली के बारे में पूछता है जो कि वो लिली की पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए उसके साथ दोस्ती कर लेती है। वो दोनों एक ही डेस्क पे बैठते हैं और काफ़ी सारी बात करते हैं बुक रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर लिली की तारीफ करने लग जाता है रे वाइट। इसी वजह से अब उस लड़की के जो कैप होती है वो उतर जाती है, उसके नीले बाल और लंबे कान उसे दिखाई दे जाते हैं। रे वाइट जो होता है उसे अपनी कैप वापस अपने सर पे रखने से मना कर देता है क्योंकि उसके नीले बाल और उसके लंबे कान उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वो समझ चुका था कि एक हाफ एल्फ है। वहीं वो लड़की जो होती है उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, आज तक बस मुझे लोगों ने इन चीज़ों के लिए बुली ही किया है।
उसके बाद सुन के रे वाइट उसका नाम पूछता है, जिसपे वो अपना नाम एलिसिया बताती है। दूसरी तरफ हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और शाम के वक्त वो अपने डोररूम में जाता है, जहाँ पे एक एबी नाम का लड़का जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हारी असली ताकत देखना चाहता हूँ, और दोनों हाथ मिलाते हैं। उन्हें पता चल चुका था उनकी ताकतों के बारे में, इसलिए वो दोनों अपने कपड़े उतार के अपनी बॉडी दिखाने लग जाते हैं जैसे कि एक वो गीगा चैड हो। अगले दिन रे जो होता है वो जॉगिंग के लिए निकलता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि पास में खड़ी लड़की के कपड़े थोड़े हवा में उड़ जाते हैं। रे अब उससे वापस आके माफी मांगता है, वहीं वो लड़की उसे माफ कर देती है और खुद का नाम रेबिका बताती है। और वहीं उसे वो कहती है तुम शायद से वही लड़के हो जो कि अभी एकेडमी में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। अब वहीं उसी दौरान हमें दिखाया जाता है एबी को, जो कि रे के साथ चलते हुए इन नोबल से दूर रहने के लिए कहता है, खासकर वो लाल बाल वाली लड़की। अब हमें क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि रे चलते हुए प्रिंसिपल के पास जा रहा था, पर एक लड़की उससे टकरा जाती है। वो लड़की उस पर गुस्सा करने लगती है, इसलिए रे अपनी माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैं खूबसूरत लड़की से टकरा गया। इस वजह से वो लड़की जो होती है काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए उसे माफ़ कर देती है। और वहीं रे अब उसके बालों की तारीफ करने लगता है, जिसमें वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम क्लैरा है, जो कि क्लीवलैंड फैमिली से है। इस तरह की फैमिली का नाम उसने कभी सुना नहीं था। ये बात तो सुन के वो लड़की हैरान थी, पर ये कहता है कि ज़रूर वो फैमिली के लोग तुम्हारी तरह ही खूबसूरत होते होंगे। जिसमें लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्माती है और उसे माफ़ करके वहाँ से चली जाती है। रे प्रिंसिपल ऑफिस में आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि वही कर्नल है, जो कि उसके साथ आर्मी कैंप में थी और उसे रे को अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से जीने के लिए कहती है। अब हमें स्वॉर्ड्समैनशिप फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे रे बड़ी आसानी से ऑल की स्वॉर्ड को टकराते हुए उसे हरा देता है। अब ऑल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी स्वॉर्ड को उठा के उस पर वापस अटैक करता है, पर रे की स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है कि वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है। इस वजह से अब ऑल अपने घुटने पे आ जाता है और रे जीत जाता है। उसकी प्रिंसिपल ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है रे के लिए। वहीं अब रात के समय अब हमें दिखाया जाता है एक अलग तरह की आवाज़ आने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि रे और एवी जो है दोनों मिलके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो तुमने सोचा था वो नहीं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी के अपना वर्कआउट पूरा ख़त्म कर देते हैं। रे उसे बताता है कि वो 2 क्लब्स में जाना चाहता है। एवी कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि एक साथ 2 क्लब में जाना मुश्किल है, पर उसे एक कार्ड दिखाता है जिसकी मदद से वो जा सकता है। अगले दिन वो भी एक ऐसे क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे सारे मुसलमान बैठे हुए थे। वो उनके क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। उनका लीडर कहता है तो हमारे क्लब को ज्वाइन तो कर सकते हो, पर हमें एक मुसलमान की ज़रूरत है। ये बात तो सुन के अब रे जो होता है वो अपने कपड़ों को उतार देता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी बॉडी दिखाना चाहता था। जैसे ही वो सभी लोग उसकी बॉडी देखते हैं वो समझ जाते हैं कि एक अलग लेवल का बंदा है, और वो उसके पास वही कार्ड देखते हैं जिसे कि हंटर कार्ड कहा जाता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है, जो कि सिर्फ ताकतवर मसलमैन्स को ही मिलता है, और उसके पास गोल्ड कलर का था। ये देख के वो लड़का हैरान हो जाता है और उसे अपने ग्रुप का एक पिलर बनाने का वादा करता है, जिस पे रे मान जाता है। अब रे अपने एक दूसरे क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी जो कि फ्लावर्स प्लांट करने का काम करते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं इस ग्रुप में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक फ्लावर कहीं पे भी उग सकता है, चाहे वो बैटलफील्ड हो, चाहे वो कितनी ही बंजर ज़मीन क्यों ना हो। पर वो लड़की समझ चुकी थी कि रे जो है यहाँ पर रेबिका के लिए आया है, इसलिए वो उसे अंदर आने से मना करने लगती है इस ग्रुप के, जिसके ऊपर रेबिका जो होती है उन्हीं में से एक लड़की जिसके रेड हेयर होते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देती है कि वो चीज़ उसके ऊपर है कि वो उसे ग्रुप में रखेगी या नहीं। इसलिए वो लड़के उसे टेस्ट के लिए दे के जाते हैं, जहाँ पे एक रूफ टॉप पे उसे घास को सारी उखाड़ने के लिए कहती है, जिस पर रे पहले दिन जो होता है उन सभी घास को उखाड़ने का काम करने लग जाता है। आधी घास वो उखाड़ चुका था। अगले दिन अब वो वहाँ पे ये करता है कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, जिसकी मदद से वो प्लांट को और एक तरह की कैनल को वहाँ पे बना सकते हैं। वहाँ पे एवी भी आता है, दूसरी तरफ एल्सिया भी उसे देख रही होती है। तीसरे दिन वो ये काम करता है कि वहाँ पे अब वो स्ट्रक्चर को पूरे ढांचे के रूप में बनाने लग जाता है, और चौथा दिन आते आते वो आधे से ज़्यादा काम कर चुका होता है, जहाँ पे रेबिका उसे खाने के लिए ब्रेड लेके आई हुई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ रेबिका जो होती है वो रे की मसल्स को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। इस तरह की मसल्स उसने पहली बार देखी थी। उन्हें टच करने के लिए कहती है, जिस पर रे उसे टच करने के लिए कह देता है। रेबिका से टच करते काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। दूर खड़ी एमिलिया रोज भी ये होते हुए देख रही होती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि अगले दिन वो सारी लड़कियों को इम्प्रेस कर देता है अपने काम से, इसलिए लड़कियां उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए मान जाती है। स्कूल के समय अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि मिस ग्रे बताती है कि अब उनका एक कंपटीशन होने वाला है, जो कि ब्लैकवुड
माउंटेन्स के अंदर होगा, इसलिए वो लोग खुद को तैयार कर ले। अब हर कोई टीम बनाने लग जाता है, जहाँ पे कि रे जो होता है अकेला बैठा था। एमिली जो होती है वो उसके साथ टीम बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ रे जो होता है वो चीज़ याद करने लग जाता है जब प्रिंसिपल ने उसे कहा था कि उनके स्कूल के अंदर एक स्पाई आ रखा है जो कि बच्चों पे खतरा बन सकता है, इसलिए उसे उससे संभल के रहना पड़ेगा। अब वहाँ एवी आता है जो कि उसे अपनी टीम में लेना चाहता था, पर रे कहता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारे उतना काम नहीं आऊँगा। पर उसे तभी लेने का वादा करता है क्योंकि उसकी मसल्स उसके पास इतनी है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अब वो एल्सिया को भी अपनी टीम में ले लेते हैं क्योंकि एल्सिया भी अकेले बैठी थी और उसे लग रहा था कि उसे भी शायद कोई अपनी टीम में नहीं लेगा। अब वहाँ पे एमिली आती है जो कि उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर रे कहता है मुझे पहले से पता था, इसलिए तुम्हारे लिए ही यहाँ पे एक स्पॉट खाली है। सभी लोग हैरान थे कि एमिली ने उसके साथ टीम ज्वाइन कर लिया। माउंटेन्स के अंदर अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिस ग्रे बताती है कि तुम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद एक स्टैम्प को अपनी बुक के ऊपर लगाओगे और उसी से पता चलेगा कि तुम जीतोगे या हारोगे, ये तुम्हारी क्या पोजीशन आएगी। अब उन्हें जाने के लिए कह देती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके पहले ही टास्क के अंदर एल्सिया के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर वो उस अटैक से बचाने के लिए रे बीच में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। इस प्रकार के स्वॉर्ड्समैनशिप देख के वो सभी लोग हैरान थे। वो पहली स्टैम्प को अपनी बुक पे लगाते हैं। रात हो जाती है जहाँ पे कि वो आपस में बात करने लगते हैं और वो पूछते हैं कि रे के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे आई, जिस पे रे बताता है कि वो माउंटेन्स पे प्रैक्टिस करता रहता है, इसलिए वो इतना होनहार है। अब उसे कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं इससे रिलेटेड कि उसके जितने भी साथी बैटलफील्ड में खोए हैं, क्या वो उन्हीं की तरह वापस से मर जाएगा या उसके पास इतना हक है कि वो इस तरह की खुशी को महसूस कर सकता है। इसी प्रकार वो लोग उसके दोस्त उसकी आंखों में उसका दर्द देख लेते, इसलिए उससे और कुछ नहीं जानना चाहते थे। रात हो जाती है जहाँ पे रे उन सब की रखवाली करता है। रखवाली करते समय उसे लिलिया की बात याद आ रही होती है, जो कि लिलिया ने कहा था उसे कि उसे खुद का ध्यान रखना है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है एक शोर की आवाज़ आती है। रे अब उसी तरफ भागने लगता है बड़ी तेज़ी से और वो वहाँ पे देखता है कि ऑल की टीम के ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और वो उन्हें ख़त्म करने वाले हैं। तभी जो रे होता है काफ़ी तेज़ स्पीड में जाता है और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। ये देख के वो लोग हैरान थे कि सच में रे इतना ताकतवर है। ऑल के तो पसीने ही छूट जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रे के सारे साथी आ जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा है। उन्होंने इस तरह का मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था जो कि ए रैंक का था। ऐसे कहती है कि उसने उसे इस आखिरकार किस तरीके से मारा कि वो एक ही शॉट में मर चुका है, तो मुझे अपनी हकीकत बता दो। पर तभी वहाँ पे एक नकाबपोश आदमी जो होता है वो अपने एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को वापस से खड़ा कर देता है, जो कि अब और भी ताकतवर बन चुका था। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, सबकी फट जाती है, पर रे जो होता है उससे फाइट करने का इरादा बना चुका था। वो सबको पीछे हट जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ पोनीटेल वाली लड़की क्लीवलैंड को दिखाया जाता है जो कि दूर से रे की फाइट देख रही होती है उस मॉन्स्टर से। अब रे जो होता है सभी को बचाने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा ताकतवर था। वो रे के अटैक को आराम से रोक पा रहा था और उसकी स्वॉर्ड पे वो डैमेज देने में कामयाब भी हो जाता है। पर रे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस मॉन्स्टर से अपने साथियों को बचाने के लिए, पर बीच में एक आग की लपटें आती हैं और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एल्सिया और रोज जो होती है उसकी मदद करने लग जाती है एवी के साथ में और उस मॉन्स्टर को आराम से डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जिसकी मदद से अब रे जो होता है उस मॉन्स्टर को एक ही स्वॉर्ड स्लैश में काट देता है। इस तरह की स्वॉर्ड्समैनशिप देख के क्लीवलैंड क्लेवेसिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है। इस तरह की ताकत उसने कभी नहीं देखी। उसी दौरान वो जो जासूस होता है वो वहाँ से बड़ी ही तेज़ी में निकल जाता है कि उसने रे की ताकत देख ली है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है रे की हर कोई तारीफ कर रहा होता है क्योंकि रे ने आखिरी स्टैम्प भी अब अपने पास रख ली है। अब वो उन सभी लड़कियों को गोद में ले लेता है। एवी जो था वो भी गोद में लेना चाहता था क्योंकि उसके पास भी इतनी ताकत है, पर वो रे को सारे मज़े उठाने देता है। उसी दौरान इंस्ट्रक्टर बताता है कि रे की टीम जीत चुकी है। वहीं कॉमनर की तारीफ कोई भी नहीं कर रहा था, ना उसके लिए क्लैप कर रहा था, हर कोई इससे गुस्सा थे। इसी दौरान वो भी गुस्सा हो जाते हैं। अब हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि इंतज़ार कर रही थी रे का, और वहीं जो रे होता है वो अभी तक वहाँ नहीं आया होता है। कार्ला नाम की वो मेड जो होती है वो रे को अंदर आने देती है जहाँ वो लिलिया से मिलता है। लिलिया जो होती है उसके चेहरे पे इस तरह की खुशी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसे यहाँ पे आने की एक रीज़न बताती है। जितने भी सॉर्सरर रिसर्चर थे उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रही है जिसका नाम एल्कोर्स होता है, जो कि एक इंसानी ह्यूमन सॉर्सरर्स के ह्यूमन ब्रेन के अंदर जाते हैं और उसके अंदर एक ऐसी जगह है जो कि डिकोड और कोड करने में मदद करती है सारे स्पेल्स को।
वो उन्हें फॉर्म करना चाहते हैं। इस प्रकार वो हमारी ह्यूमन सॉर्सरर्स पावर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये सारी बातें वो उसे बताती हैं और उन्हीं का लेटर उसके पास भी आया था, पर उसने उनका ये रिजेक्ट कर दिया था ऑफर। अब इसी दौरान वो बाहर घूमने लगते हैं, जिसके अंदर जो लिलिया होती है वो उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिसपे वो सारी चीज़ें बता देता है जो कि अभी तक उसकी लाइफ के अंदर हुई है। आखिरकार उसने कितने दोस्त बनाए, वो कौन सी फैमिली से थे, उनकी पावर क्या क्या है। उसी दौरान लिलिया जो होती है उसे अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक प्रकार की बुक निकाल के देती है। वहीं दूसरी तरफ रे भी जो होता है लिलिया का, वही स्टोरेज बैग देख रहा होता है जिसके अंदर एक बुक निकल के आती है। वो कहती है इसकी जरूरत जब तुम्हें पड़े जब भी तुम इसका इस्तेमाल करना। इसके अंदर मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में लिखा है। अगले दिन रे वापस से जॉगिंग कर रहा था, पर इस बार एल्सिया उसके सामने आ जाती है, जो कि नए कपड़े पहन के लाइब्रेरी जा रही थी। पर वो अपने सामने से रे को निकलता हुआ देख के उसकी खुशबू को स्मेल कर लेती है। वो वहाँ पे स्टन हो जाती है, पर रे के कहने पे उसका जवाब देती उसे बताती कि वो लाइब्रेरी जा रही है। रे भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। ये बात तो सुन के वो एल्सिया काफी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कपड़े बदल के आती है, जहाँ पे रे भी अपने कपड़े बदल के आया था। दूसरी तरफ एल्सिया को लग रहा था कि शायद से उसके लिए एक डेट की तरह है, क्योंकि लाइब्रेरी जाना उसके साथ सपने से कम नहीं है। अब वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं लिलिया की काफ़ी सारे रिसर्च के ऊपर, और वो आपस में एंटी मैजिक को भी लेके बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब वो लोग कैफ़े की तरफ जाने लग जाते हैं। लेसिया जो होती है वो उससे बात करने लगती है, पर वहाँ पे एक लेसिया आ जाती है जो कि क्लीवलैंड फैमिली की थी। वो रे को एक लड़की के साथ देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर दूसरी तरफ उसे रे नोटिस कर लेता है, उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब उसे भी लग रहा होता है कि शायद से ये भी उसके लिए एक डेट की ही तरह है, क्योंकि रे के साथ जाना उसके लिए सपने जैसा था। वो लोग एक जगह पे बैठते हैं, आपस में बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसी दौरान वो लड़की जो होती है, जो कि क्लीवलैंड फैमिली से होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में कामयाब हो पाई, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रोने भी लगती है। अब उसी दौरान वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपस में बात करते हुए। अब जब इवनिंग का टाइम आता है, वो वहाँ पे एल्सिया के साथ उसे लेके वहाँ से चली जाती है, पर तभी वहाँ पे एमिलिया आ जाती है। एमिलिया कार्ट से उतरती है, वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे थी। उसने उसे कई दिनों से नहीं देखा था, जिसमें बताती है वो एक नोबल लड़की है, वो भी टॉप फैमिली की, इसलिए उसे काफ़ी सारे इवेंट्स पे जाना होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। और वो कहती है मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ गरीब होने पे, जिसके ऊपर ये कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत बिजी फैमिली से हो, तो तुम्हारे लिए ये सब करना तो एक आम बात होगी। अब वहीं दूसरी तरफ एमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करने लग जाता है। एमिली जो होती है शुरुआत में तो उसके साथ कहीं पे भी जाना नहीं चाहती थी, पर एट दी एंड वो भी मान जाती है। वो अब काफ़ी सारी ड्रेस पहनने लग जाती है, और वो वहाँ पे रे बार बार से मना करने लगता है। उसकी ड्रेस कोई भी उसे पसंद नहीं आ रही होती है, जिसपे एमिलिया कहती है कि आखिरकार तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है, जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल से पसंद करूँ, और उसे एक ड्रेस देता है। जहाँ पे एमिलिया उससे पूछती है क्या वो लड़कियों से इसी तरह आम बात कर सकता है, जिस पर ये कहता है कि मैं शुरुआत से लड़कियों के बीच में ही पला बढ़ा हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ अब जब एमिलिया अपने कपड़े चेंज कर रही थी, वहाँ पे एक मकड़ी आ जाती है। उसकी वजह से उसे अपने शॉर्ट्स क्लॉथ में ही बाहर आना पड़ता है, और वो अब रे से टकरा जाती है। रे से टकराने के बाद जब वो सामने देखती कि रे उसकी तरफ देख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा लाल चेहरा करके वापस से अंदर चली जाती है और कहती है शायद से रे ने वो चीज़ महसूस कर ली जो कि चीज़ मैंने महसूस की थी। पर हर किसी को पता है कि रे ने क्या महसूस किया था। अब हमें ऑल को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के अंदर आग लगा रहा होता है। वो बदला लेना चाहता था रे से। वही जासूस उसे दूर खड़ा देख रहा होता है कि कैसे ये अपने बदले की आग में जल रहा है। रे जो होता है अपने अपने क्लब के अलग अलग टास्क पूरे कर रहा होता है, पर प्लांट वाले क्लब के अंदर से धोखा मिलता है। वहाँ पे वो लड़की आती है, उससे चाबी पकड़ा के कहती है कि क्लब के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए उसे ही अब अकेले सारा काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर रे मान जाता है क्योंकि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो क्लब के अंदर जाता है, जहाँ पे वो चेंजिंग रूम के अंदर देखता है कि रेबिका जो होती है वो अपने कपड़े बदल रही होती है, और वो उसे बिना कपड़ों के देख लेता है, जिसने कि शॉर्ट्स क्लोथ पहने थे। रेबिका शर्मा जाती है। दूसरी तरफ अब रे जो होता है उससे माफ़ी मांगते हुए गेट को बंद कर देता है। अब वो रेबिका के पास में आता है। वहीं रेबिका से पूछने लग जाता है कि उससे बहुत बड़ी आज गलती हो गई थी, क्या वो उसे आज के लिए माफ़ कर सकती है। जिस पर रेबिका जो होती है उसे कहती है कोई बात नहीं, मैंने उसे उस तरीके से नहीं देखा था जैसे उसने देखा था। इसलिए अब वो दोनों साथ में बैठ के काफ़ी सारे प्लान्स के बारे में बात करने लग जाते हैं।
रेबिका खुश होती है कि पहली बार वो किसी से इतना घुल मिल पा रही है और बात कर पा रही है, क्योंकि उसके टॉप 3 फैमिली के होने की वजह से उससे लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इतना केयर फ्री होके भी नहीं बोलते हैं, जिसके ऊपर ये कहता है कि वो बेफिक्र रह सकती है क्योंकि वो उसका दोस्त बन के रहेगा। उसी शाम को अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें करते हैं और चाय भी पीते हैं। उसी बीच उसे स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में पता चलता है, जो कि एक चैंपियनशिप लीग है जो कि काफ़ी सारी एकेडमीज में खेला जाता है, जिसमें एमली पिछली बार तो एक लड़की से हार गई थी जो कि उसकी एक बचपन की फ्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा पक्की वाली, और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन चैंपियनशिप लीग के लिए वो लोग आपस में बैटल कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट्स क्लियर किए जाएंगे कि कौन बंदा किस स्पॉट्स में रहेगा। उसी दौरान एमलिया जो होती है वो काफ़ी सारे बच्चों को हरा पाती है। अब वो रे से फाइट करना चाहती थी। रे रिंग में आता है, दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। जब एमलिया जो होती है शुरुआत में तो रे के ऊपर अच्छे से वार कर रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है। रे भी उसकी मन ही मन तारीफ करता है कि स्पीड तेज़ है। एमलिया से अपनी असली पावर दिखाने के लिए उसे कहती है। रे अब उसे अपनी असली ताकत से फाइट करने के लिए मान जाता है। दोनों के बीच में अब वापस से लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पे कि एमली को लग रहा होता है कि वो रे से जीत जाएगी, पर रे एकदम से ही अपने उसी स्वॉर्ड टास्क को याद करता है और वो एमली की स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से दूसरी तरफ फोर्स से हिला देता है। पर तभी उसके दिमाग के अंदर करंट दौड़ता है, उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, वो अपने घुटनों पे आ जाता है। इंस्ट्रक्टर एमलिया को जीता हुआ घोषित कर देते हैं, पर एमलिया को पता था कि रे जानबूझ के हारा है। वो उसे ये बात भी कहती है, पर ये कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, ये मेरी अंदर की ही कमज़ोरी थी। उसी दौरान वो लोग अब आपस में बैठ के खाना खाने लगते हैं और वो काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ पे कि रे के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार उसने स्वॉर्ड्समैनशिप कहाँ से सीखी, जिस पे रे उसे बताता है कि मैंने अपनी सॉर्सरी और स्वॉर्ड्समैनशिप अपने मास्टर से सीखी थी, जो कि अभी भी उसके साथ हैं, पर इस समय वो उसके साथ नहीं रहते हैं। तभी वहाँ पे ऑल आता है, जो कि रे को इस बार फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आया हुआ था। रे जो होता है उसकी इस तरह की मन के अंदर की आग को देख के उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एक डोम के अंदर वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं। ये डोम देख के वो लोग समझ रहे होते हैं कि ऑल ने ये डोम इसलिए लगाया है कि बाहर के लोगों को पता ना चले कि वो हार चुका है। अब दोनों के बीच में स्वॉर्ड्स फाइट शुरू हो जाती है। स्वॉर्ड फाइट के अंदर तो बड़े ही आसानी से रे जो होता है वो ऑल को हरा रहा होता है। ये देख के ऑल को गुस्सा आ जाता है और ऑल जो होता है अपनी फुल फोर्स से अटैक करता है, पर वो उससे बच जाता है। इसलिए ऑल कहता है कि तुम डॉज करना बंद करो। अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करता है और वो अपने पास्ट के बारे में बताता है, जाके उसकी फैमिली इतनी बड़ी नोबल फैमिली भी नहीं थी, वो एक मिड टियर की नोबल फैमिली थी। इसलिए वो अपनी फैमिली की रैंक को बढ़ाने के लिए इस अकेडमी में आया है, पर जब से उसने इस कॉमनर को देखा है वो गुस्से की आग में जलने लग चुका है। अब अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। रे नहीं चाहता था कि उसकी दोस्तों को चोट पहुंचे, इसलिए अब उसके आगे आ रहे हुए अटैक को वो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान उसके जितने भी दोस्त होते हैं इस तरह की ताकत को देख के वो हैरान थे कि आखिरकार इसने उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से कैसे रोक दिया। ऑल भी हैरान था, वो अपने मैजिक की और भी ताकत को बढ़ा देता है, पर ऑल बड़े ही आसानी से रे के हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले ही उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइट्स का। इस प्रकार वो आसानी से ऑल को कहता है कि तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। पर ऑल जो होता है उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक कॉमनर के आगे नहीं हार सकता है। वो अब उसके ऊपर एक फायर ड्रैगन का हमला करता है, पर बड़े ही आसानी से रे उसे भी काट देता है। ऑल समझ चुका था कि रे को हराना उसकी बस की बात नहीं है। वो घुटने पे झुक के माफ़ी मांगने लगता है, पर उसी दौरान जब रे अपने दोस्तों के पास में आता है, एकदम से फोर्स फील्ड जो होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सभी घुटनों के बल झुक चुके थे। वहाँ पे वही जासूस आता है जो कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता है और खुद को मिस ग्रे बताता है। मिस ग्रे यानी कि वही फीमेल टीचर जो कि उनकी क्लासरूम यानी कि होमरूम टीचर है। ये देख कर रे जो होता है उसे कहता है कि तुम अपनी माफ़ी मांग लो तो मैं शायद से तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। जिसको वो कहती है तुम इसकी फ़िक्र मत करो, आज तुम मेरे न्यूट्रिशन बनने वाले हो। और क्योंकि वो भी एलकोर्स की ही एक हिस्सेदार की पार्टनर है, यानी कि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और उसी ने ही उस मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहती है कि आज मैं तुम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगी क्योंकि तुम लोग नोबल फैमिली से हो और ताकतवर भी हो। रे ये बात सुन के अपने दोस्तों को बचाने के लिए उससे फाइट करने के लिए तैयार था। मिस ग्रे उसके ऊपर अटैक करती है, पर बड़ी ही आसानी से अब रे जो होता है उससे बचने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों को बचाने के लिए वो अपनी असली ताकत यानी कि आइस ब्लेड सॉर्सरर की ताकत को आजमाना चाहता था।
इस बार वो अपनी आइस ब्लेड का इस्तेमाल करता है और अपनी आइस की मदद से वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देता है। ये देख के मिस ग्रे हैरान थी कि आइस ब्लेड सॉर्सरर तो कब के मर चुके थे, आखिरकार ये आइस मैजिक आइस ब्लेड सॉर्सरर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है उसे बताता है कि वही आइस ब्लेड सॉर्सरर जब वो ईस्ट वॉर को जीत चुका था वो अपने साथियों के साथ में अंडरग्राउंड हो गया था। ये बात सुन के मिस ग्रे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। वो उस पर अटैक भी करती है पर उसके अटैक कुछ भी काम नहीं आ रहे थे। वो अलग अलग तरह के अटैक करना जारी रखती है पर बड़ी ही आसानी से रेज उसके अटैक से बच रहा था। ये देख के मिस रे जो होती है कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस प्रकार नहीं हार सकती हूँ, एल्कोर्स का बहुत बड़ा टास्क तो मुझे ही पूरा करना था। ये कहने के बाद वो वापस अटैक करती है पर कुछ काम नहीं आता है तो वो भागने लग जाती है। रे उसकी एड़ियों पे अटैक करता है और वो अब नीचे गिर चुकी थी, वो और ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती थी। वो माफ़ी मांगने लगती है, रे भी उसे माफ़ करने वाला था पर तभी मिस ग्रे उसके ऊपर नीचे से अटैक करती है फायर मैजिक का, पर उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता है। रे अभी भी जिंदा खड़ा था अपने दोनों पाँव पे, इसलिए वो अपने नेकलेस को तोड़ के अपने सर के ऊपर कुछ इंजेक्ट कर लेती है चीज। इस वजह से उसका जो ब्रेन होता है वो भारी मात्रा में मैजिक को रिलीज करने लगता है और अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी जो कि बिल्कुल डेथ नोट के र्यूक की तरह लग रहा था। पर उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो डोम हट जाता है, सभी लोग उनकी फाइट को दूर से होता हुआ देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि मिस ग्रे मॉन्स्टर में बदलने के बावजूद भी रे के ऊपर इतना ज़्यादा डैमेज आराम से नहीं कर पा रही होती है। तो दूसरी तरफ रे जो होता है उसके ऊपर बड़े ही आसानी से अटैक कर रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर रहा होता है। रे कहता है कि अब तुम्हारा लास्ट टाइम था, तुमने उसे भी नहीं सुधारा, इसलिए अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथों से जा चुकी है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये कह के वो उसके अटैक को आराम से गायब कर देता है क्योंकि वो एक एंटी मैटर स्पेल था। एंटी मैटर स्पेल देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि इस तरह के स्पेल्स तो शायद लेजेंड्स में ही होते हैं, पर वहीं रे कहता है ऐसी बात नहीं है, वो एंटी मैटर स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है। ये कहने के बाद उसे मारने की धमकी देने लग जाता है। वहीं मिस ग्रे जो होती है उसके अटैक से बचने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना चाहती है। दूर खड़ी एमली और उसके सारे साथी उससे फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं। अब वहीं मिस ग्रे उसके ऊपर अटैक करती हैं पर बड़ी ही आसानी से रे उसके अटैक को मार दे रहा होता है अपनी आइस ब्लेड की मदद से। तो दूसरी तरफ सभी लोग उसकी फाइट के इस आखिरी रूप को देख रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ रे जो होता है अपनी इतनी सारी स्किल करने के बाद वो अपने आप ही एग्जॉस्ट हो रहा होता है। वो इस खेल को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि मिस ग्रे को पता चल चुका था उसके पास जीतने का चांस है, पर मिस ग्रे की इस तरह के चांस के ऊपर भी वो बड़े ही आसानी से पानी फेर देता है। वो फ्रोस्ट ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, काफ़ी सारे स्नोफ्लेक की मदद से मिस ग्रे अपने आप ही एक आइस के अंदर ढक जाती हैं और इसी दौरान अब जो रे होता है वो भी बेहोश होने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचा ही लिया। उसके दोस्त उसकी तरफ भागे दौड़े आ रहे थे और वो इसी प्रकार बेहोश हो जाता है। अब उसे सपने के अंदर हावर्ड की याद आने लग जाती है। हावर्ड कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो बिना चिंता के किसी भी। अब वो अपनी आंखें खोलता है, लिलिया उसके सामने बैठी थी। लिलिया के साथ में वहाँ पे प्रिंसिपल भी थी और क्लारा भी थी जो कि एक मेड है। वहीं जो लिलिया होती है वो कहती है तुम ठीक हो, आखिरकार मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। उसके हाथ में वो पैट करती है और वो कहती है कि अब तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब वहीं पे प्रिंसिपल जो होती है वो कहती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, पर तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए थी अपनी स्किल्स को बिना दिखावे के। और वहीं दूसरी तरफ लिलिया उसे बाकी चीज़ें कहने से मना कर देती है। क्लारा उसे बताती है कि लिलिया काफ़ी दिन से बहुत रो रही थी और वो भी इसे ये बताती है कि उसी ने ही प्रिंसिपल को मनाया था कि वो एक चांस दे रे को और उसकी एकेडमी में पढ़ने का मौका दे, इसी वजह से आज वो यहाँ पे है। ये बात तो सुन के रे जो होता है लिलिया के लिए और भी ज़्यादा उसके मन में भाव प्रकट होने लग जाते हैं। लिलिया बाहर काफ़ी ज़ोर से रोने लग जाती है जो कि क्लारा देख कर कहती है कि मिस लिलिया आप इतना मत रोइए। अब प्रिंसिपल लिलिया की उसे आखिरी ख्वाहिश बताती है जो कि थी कि रे अपनी लाइफ आराम से एंजॉय किए बिना किसी फिक्र के। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब रे के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। अब रे जो होता है उनसे माफ़ी मांगने का इरादा कर चुका था, उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि वो एक आइस ब्लेड सॉर्सरर होकर उसने उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, जिसने कि इतनी सारी फाइट्स लड़ी कि उसने इतने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों के घरों को उजाड़ा और वो अब दोस्ती करने चला था। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम लोगों को भी खतरे में डाल दिया था। ये बात तो सुन के उसके जितने भी साथी होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, तुमने उन लोगों को जानबूझ के नहीं मारा था,
वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है फिर भी उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, जिसके ऊपर अब एक एक करके वो लोग जो होती हैं उसे इमोशनल सपोर्ट देने लग जाते हैं। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी देते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि हमने ही तुमसे दोस्ती करने का इरादा किया था और अब हम लोग ही तुम्हारे साथ दोस्त रहना पसंद करते हैं। तुम अगर इतनी फिक्र करोगे तो तुम अपनी बाकी लाइफ कैसे जियोगे। एमिली की बातें, ईवा की बातें और एल्सिया की बातें, दूसरी तरफ क्लैरिया की बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसे यकीन होने लग चुका था कि आखिरकार उसने असली दोस्त बना ही लिए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो उसकी इस तरह की हकीकत को जानने के बावजूद भी उसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमिलिया उसे गले भी लगाती है। रे काफ़ी ज़्यादा खुश था और कहता है कि मुझे पहले की तरह और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल चुके हैं। अब हमें उसी रात के अंदर ऑल को दिखाया जाता है, जो कि एल वहाँ पे आता है। उसे देख के वहाँ पर रे जाग जाता है। एल जो होता है उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसकी वजह से वो इतनी मुसीबत में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी मुसीबत में पड़े। दूसरी तरफ रे जो होता है उसे माफ़ कर देता है। इतनी आसानी से खुद को माफ़ होता हुआ देख के उसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ क्यों कर रहे हो। जिस पर रे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें डांट के या तुम्हें समझा के क्या करूँगा, गलती इंसानों से ही होती है पर वो खुद को सुधार सकते हैं। ऐसी बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसी रात को जब एमिलिया नहा रही होती है, वो रे के बारे में सोचती है, जो कि आइस ब्लेड सॉर्सरर है, जो कि 7 ग्रैंड सॉर्सरर के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आखिरकार वो उसे कैसे हराएगी। और नहाते हुए दौरान अब उसे वही चीज़ आने लग जाती है जब उसने ये चीज़ कही थी कि शायद से रे को उसके प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, जो कि उसने इतनी साल की मेहनत में इतने आगे बढ़ाए थे। वहीं अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि उनके क्लास के अंदर उनकी न्यू होमरूम टीचर आती है, जिसके कि दोनों प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इस तरह के प्लॉट को भी देख के यहाँ तक कि रियल एस्टेट का मालिक भी हैरान हो जाएगा कि आखिरकार कौन सा प्लॉट कितना बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है क्लारा को देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि क्लारा को संभालना उसके बस की बात नहीं है। जैसे ही क्लास के अंदर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्लारा उन्हें समझाने लगती है कि अब इस बार के स्वॉर्ड्समैनशिप चैलेंज के अंदर उन्हें 5 सीट मिलनी थी, पर पिछली बार का विनर उन्हीं की ही एकेडमी से था, इसलिए अब उन्हें 6 सीट मिलेंगी, जिसके लिए उन्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है प्रिंसिपल के पास आके कहता है कि आखिरकार उन्होंने क्लारा को क्यों आने दिया इस एकेडमी के अंदर, क्योंकि हर कोई जानता है कि रे कभी भी क्लारा को नहीं संभाल सकता है। फिर भी उन्होंने उसे इस एकेडमी में लेके आए। वहीं अब क्लारा उसके पीछे फिंगर हिलाती है। अब दूसरी तरफ उसकी प्रिंसिपल जो होती है ये देख के हैरान हो रही होती है कि आखिरकार इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी बैठेगी। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि इस चैंपियनशिप की स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि सीट्स के लिए लोग आपस में कॉम्पीट करने लग जाते हैं। पर एमिलिया जो होती है वो अपनी जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। रे ये सब होते हुए देख रहा होता है। एमिलिया के फादर उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार की स्वॉर्ड चैंपियनशिप उसे ही जीतनी है, क्योंकि वो तीनों फैमिली की हेड फैमिली है। अगर वो उनसे हार जाएगी तब उनका दबदबा कम हो जाएगा। और उसे कहते हैं कि उसे आरिशु को ज़रूर से हराना है। ये बात सुन के अब हमें पता चलता है कि आरिशु कौन है। रेबिका बताती है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, अब जो कि उसकी एक तरीके से एनिमी बन चुकी है। एमिली जो होती है वो धीरे धीरे करके अपने स्वॉट को कंफर्म करती जा रही होती है अपनी अर्नोल एकेडमी के बच्चों को हराते हुए, और इस प्रकार वो अपना स्पॉट कंफर्म भी कर लेती है और दूसरा स्पॉट मिलता है आल को। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि इसे सच में शायद से खुद के ऊपर यकीन नहीं है कि आने वाला कंपटीशन जीतेगी या नहीं, इसलिए शायद से मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात के समय में वो एक बुक को देखता है और कहता है कि अब मुझे उसके लिए एक्सरसाइज प्लान करनी पड़ेगी। शाम के समय अब हमें दिखाया जाता है रे को, जो कि एमिली को कहता है कि अगर तुम्हें आने वाली स्वॉर्ड चैंपियनशिप सीखनी है और किस प्रकार जीतनी है तब मैं वो तुम्हें सिखा सकता हूँ, और तुम किस प्रकार जीतोगी उसकी ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, वो भी अपनी इस बुक की मदद से। ये बात जान के एमिली को उसके ऊपर यकीन हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि ये 7 ग्रैंड सॉर्सरर्स में से एक है जो कि आइस ब्लेड सॉर्सरर है, इसलिए वो उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाती है। अब एमिली के हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पहले एक पार्टी में तो गई थी, वहीं पे उसे आरिशु मिली थी और वो दोनों एक साथ दोस्त बन गए थे उसी पार्टी के अंदर। समय के साथ इनके रिश्ते आगे बढ़ते गए और ये एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसी दौरान आरिशु ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी एक अच्छी दोस्त बन के, और उसे गले भी लगाती है। पर उसी दौरान कुछ समय के बाद में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की मॉक बैटल होती है, जिसके अंदर एमिलिया और आरिशु एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बड़े ही आराम से आरिशु एमिलिया को हरा देती है और अपना हाथ भी आगे बढ़ाते उसे खड़ा करने के लिए, पर एमिलिया गुस्से में वहां से चली जाती है।
तब से ही इनके रिश्ते उनके खराब हो गए थे। अब एमिलिया सोचने लगती है क्या वो सच में स्वॉर्ड्समैनशिप चैंपियनशिप जीतेगी या नहीं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि रे जो होता है अपना पावर रेंजर का मास्क लगा के आ जाता है। वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कराता है। सबसे पहले तो वो उसे दौड़ लगाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जैसे जैसे वो अपना स्टेमिना बढ़ाएगी वो फाइट में उतनी ही देर खड़ी हो पाएगी और इस प्रकार वो जीत सकती है। ये कहने के बाद वो उसे दौड़ लगाने के लिए कहता है। वो बैकवुड फॉरेस्ट के अंदर दौड़ लगाने लग जाते हैं और उसकी दौड़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो अपने घुटनों पे झुक जाती है। वो और ज़्यादा नहीं दौड़ सकती थी। रे उसके ऊपर चिल्लाने लगता और कहता है इस प्रकार तो तुम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली हो। अब वहीं एमिलिया को स्कूल के अंदर भी नींद आने लगती है। अब उसे पुशअप्स भी कराई जाती है वेट्स के साथ में और उसे हर प्रकार की ट्रेनिंग रे देने लग जाता है जो कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट के अंदर काम आ सकती है। उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठोर होती है कि जब वो रात को भी सोती है तब उसे बुरे सपने आने लग जाते हैं जिसके अंदर वो बड़ी तेजी से भाग रही थी। वो आरिशु का पीछा करते करते नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है वहाँ पे एलिसिया आ जाती है। एलिसिया के साथ में कैरेसी भी वहीं पे थी। अब वो उन दोनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग जाती है। वो कह रही थी क्या ये हेवन तो नहीं है, पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रे भागते हुए आता है जो कि उसका नाम लेते हुए उठा रहा होता है। वो अपनी आंखें खोलती है। बाहर रे कुछ बजा रहा होता है उसे जगाने के लिए और जगाते जगाते वो नीचे ही गिर जाता है। अब दूसरी तरफ एमिली जो होती है उसे नीचे गिरते हुए देख के बाहर आ जाती है। अब हॉस्टल के बाहर में सारी लड़कियां उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि वो ये चीज़ क्या कर रहा है, जिसमें बताता है कि मैं तो यहाँ पे एमिली को जगाने के लिए आया था, पर एमिलिया तो अब यहाँ पे है ही नहीं। वो उनसे जब माफ़ी मांग रहा था वो पीछे एमिलिया को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। उसका पीछा करने के लिए जाता है पर वो उसे अपनी स्कूल के अंदर कहीं पे भी नहीं दिखाई देती है। अब वहीं उसे ऑल भी मिल जाता है। वो ऑल से उसके बारे में पूछता है पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं तो अपनी ही बातों में भी खोया हुआ हूँ। उसके बाद में अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रे अपनी पावर का इस्तेमाल करके सर्च कर लेता है कि आखिरकार एमिलिया कहाँ पे है। एमिलिया एक डेस्क के नीचे छिपी थी। वहाँ पे रे आता है और कहता है कि आखिरकार तुम अपनी प्रैक्टिस से क्यों मुँह छिपा रही हो। तुम्हें एट दी एंड स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम स्पोर्ट्समैनशिप चैंपियनशिप में नहीं जाओगी तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। वो उसे घसीट के वहाँ से ले जाने लगता है और वहीं वो अपने क्लब वाले लोगों से बातें कर रहा होता है चेयर करने के लिए उसको स्पोर्ट्समैनशिप चैंपियनशिप लीग के अंदर, जिसके लिए वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वो अपनी सो कॉल्ड बॉडी को दिखाना चाहते थे और इस प्रकार वो उसे चेयर अप करना चाहते थे। वहीं रे का काम यहाँ पे फिनिश तो हो जाता है, इसलिए वो अपना दूसरा काम करने के लिए जाता है जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एवी के रूम से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ एमिलिया जो होती है एलिशिया उसे बताती है कि उसने अपना पिछली बार का रिकॉर्ड भागने का वो तोड़ दिया है। ये बात सुन के वो हैरान थी। पीछे से एक लड़की उसकी तारीफ करके वहाँ से चली जाती है और वो लोग हैरान थे कि आखिरकार ये कौन है। फिर हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि रे है। रे जो है वो आरिशु के कॉलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एक कार्डबोर्ड के अंदर छिपते अंदर घुस तो जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि एक लड़की रो रही है। वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही होती है, इसलिए वो उसकी बड़ी बहन को ढूंढने के बहाने इस एकेडमी के अंदर भी जा सकती है और वो ऐसा ही करती है। वो उस लड़की को पूछती है कि आखिरकार तुम किसे ढूंढ रही हो। वो अपनी बहन आरिशु का नाम लेती है तो वो समझ जाता है कि आरिशु की छोटी बहन है, इसलिए अब इसका काम और भी ज़्यादा बन जाएगा। अब वो उसको लेकर ढूंढने लग जाता है उसकी बड़ी सिस्टर को। वहीं उस एकेडमी की सारी लड़कियां रे को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उन्हें लग रहा होता है कि किसी तरीके की मॉडल है। वहीं दूसरी तरफ आरिशु एक चेयर पे बैठी हुई होती है। अब वो रे से बात करने लग जाती है और वो कहती है मुझे पता है कि तुम इस एकेडमी की नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो। उसकी ये बात सुन के रे अब उसे हकीकत बताता है। और ये तो चीज़ देख के वो एकदम से हैरान हो जाती है और इसे पता चल चुका था कि आर्नोल्ड एकेडमी का वही कॉमनर है जिसका मैजिक लेवल बच्चों को सरपास कर चुका है। वहीं रे जो होता है उससे स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहता था। उसकी ये बात सुन के वो उससे ये फ़ाइट करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो उसकी सिस्टर को ढूंढ के लेके आया था और वो उसकी इस तरह की रिक्वेस्ट को नहीं ठुकरा सकती थी। दोनों के बीच में अब स्वॉर्ड फाइट होने लग जाती है जिसके अंदर अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है कहता है कि तुम अपने आप को बैक ऑफ बिल्कुल भी मत करना। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट होती है। उसी दौरान आरिशु की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। रे ये सारी बातें अपने मन में कह रहा होता है और उसी समय आरिशु अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और इस प्रकार वो रे को स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट में हरा देती है। पर रे उसे कहता है कि तुम्हें एमिलिया हरा देगी। उसकी बात सुन के वो हैरान थी
और वो एमिलिया के बारे में जानना चाहती थी। पर रे जो होता है वो कहता है अब हम तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप के चैंपियनशिप लीग में ही मिलेंगे। उसकी बात सुन के वो हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रे के पास एक लड़की गुजरती, वो गिरने वाली थी पर रे उसे बचा लेता है। वो लड़की उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। और वो बाद में उससे पूछती कि आखिरकार तुम किस अकेडमी की हो, जिस पर वो अपनी अकेडमी आर्नोल्ड बताती है। और वो कहती है कि मैं ज़रूर अब तो आर्नोल्ड अकेडमी में आऊँगी, अब मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, तुम मेरा ज़रूर इंतज़ार करना। उसके बाद सुन के रे अब वहाँ से जाने लगता है, पर वो एट द एंड उसका नाम पूछने लग जाती है, जिस पे वो अपना नाम रे बताता है। ये बात जान के वो और भी हैरान हो चुकी थी और सब यकीन हो चुका था ये ज़रूर वही कॉमनर है जिसकी चर्चा उसने भी सुनी है। और वो ये बात सुनने के बाद में रे जो होता है वहाँ से अब चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें प्रैक्टिस रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एमिली अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके पास में रे आता है। एक लड़की को रे की आवाज़ में सुन के वो सभी लोग हैरान थे और इसी दौरान उन्हें ये पता चल जाता है कि लड़की के भेष में और कोई नहीं बल्कि रे ही है। और वहीं रे उन्हें इस मैजिक के बारे में बता देता है। वो लोग हैरान थे कि उन्होंने सुबह जिसे देखा वो सच में रे था। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है वो सभी लोगों को लिलिया से मिलाने के लिए लेके आया होता है। लिलिया जो होती है उन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब रे के और भी ज़्यादा दोस्त बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। एलिशिया जो होती है वो लिलिया की एक बुक लेके आई होती है जिसपे वो साइन चाहती थी। इसी वजह से लिलिया उस पर साइन कर देती है, पर वो एमिलिया से अकेले में बात करना चाहती थी। एमिलिया को एक अकेले रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे कार्ल जो होती है वो उसे किचन में लेके जाती है रे को, और वो बताती है कि इस बार की चैंपियनशिप लीग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अडंगा डालने की कोशिश करेगी जिसका नाम ग्रिम रीपर है। तुम्हें उनसे अपने बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और अपने दोस्तों के भी। वहीं दूसरी तरफ लिलिया जो होती है अब वो एमिलिया को बता रही होती है कि हमेशा रे मुझे लेटर लिखता है, पर लेटर में ज़्यादातर बस उसी के बारे में लिखा होता है, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। अब वो उसे रे के बारे में पूरी स्टोरी बता देती है कि वो उन्हें कैसे एक बैटलफील्ड के अंदर अनाथ लड़के के रूप में मिला था और उन्होंने उसे पालने की कोशिश की। वो हमेशा ही बैटलफील्ड के अंदर घिरा रहता था, आर्मी सोल्जर्स थे और उसकी एक नॉर्मल लाइफ नहीं रही है, पर वो जब से तुम्हारे साथ मिला है उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई है और वो चाहती है कि वो उसे पूरे तरीके से बदल दे एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। एमिलिया जो होती है इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो अब लोग वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पे लिलिया जो होती है उन सभी को वहीं पे रुकने के लिए कहती है। एमिलिया की ट्रेनिंग वापस से शुरू हो जाती है। रे उसे मॉनिटर कर रहा होता है। रे को पता चल चुका था अभी ताकतवर बन चुकी है, इसलिए वो उसे बैकफुड फॉरेस्ट के अंदर लेके आता है। उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे रोज को जलाना है। ये बात तो सुन के वो हैरान थी, यानी कि अब उसे रे को हराना पड़ेगा। वो दोनों अपने स्वॉर्ड्स बाहर निकाल के आपस में फाइट करने लग जाते हैं और अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि वही स्वॉर्ड्समैनशिप चैंपियनशिप लीग शुरू हो जाती है जहाँ पे दोनों तरफ से टीमों को बुलाया जाता है। वहीं आरिशु जो होती है एमिलिया से हाथ मिलाने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर एमिलिया जो होती है उसे हराने का वादा करके हाथ मिलाती है और अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कमज़ोर लड़के की फ़ाइट एमिलिया से होती है। और वहीं एमिलिया जो होती है वो उस बंदे को हराने के लिए पूरे तरीके से तैयार थी। उसके चेहरे पे डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो लड़का उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एमिलिया बड़े आसानी से उसे डॉज करते हुए अपने मैजिक से उसके उस फ्लावर को जला देती है। अब हमें बताया जाता है जैसे ही वो बैटलफील्ड के अंदर आई थी उसने वैसे ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा दिया था जब ये गेम शुरू हुई थी, एक छोटे से क्रैक के अंदर। और जैसे ही वो लड़का उस जगह पे आया उसने अपने मैजिक को जला दिया, जिसकी वजह से उसका फ्लावर अपने आप जल गया। उसे बिना इंजर्ड किए वो जीत चुकी थी। अब रे को अब हमें दिखाया जाता है जो कि ऑल के पास आता है और उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें अपना पूरा अच्छा करना पड़ेगा। ऑल उसकी बात सुन के फाइट के लिए जाता है जहाँ पे आरिशु उसकी फाइटिंग अपोनेंट थी। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऑल जो होता है आरिशु से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा होता है, पर आरिशु कहती है कि तुम हार मान जाओ, तो मेरे आगे नहीं जीतने वाले हो। पर ऑल को अब वही बातें याद आने लग जाती है जब हमारे हीरो रे ने उसे कहा था कि बंदा हार जब ही मानता है जब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, अगर वो हार नहीं मानेगा वो जीत सकता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे हराने की कोशिश करने लगता है, पर आरिशु अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे बड़े ही आसानी से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए एक मुक्का उसकी छाती पे मारती है और वो रिंग के बाहर जाके गिरता है। इस प्रकार आरिशु जो होती है जीत जाती है, पर ऑल को अपना सबक मिल चुका था। अब वो ताकतवर बनने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड जगह पे था। उसके ऊपर एक बंदा नजर बनाए रखा था जो कि ग्रिम रीपर ऑर्गेनाइजेशन का था। उसके पीछे एक शैडो आती है, उसका ध्यान उस पर जाता है, पर तभी वहाँ पे उसी क्लब का ही एक लीडर आ जाता है जो कि मसल वालों का था। वो उसे एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके आया होता है जहाँ पे प्रिंसिपल और बाकी के लोग बैठे हुए होते हैं, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है कार्ल की।
कार्ल जैसे ही वहाँ पे आती है हमें पता चलता है कि कार्ल जो है वो टॉप 4 फैमिलीज के अंदर में है। उसकी फैमिली हमेशा इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही संभालती है। उनका लीडर भी उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मेंबर है और वो यहाँ पे ग्रिम रीपर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की चाल को पढ़ने के लिए आए हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे टॉप फैमिलीज के हायर को पकड़ने के लिए आए हैं और उनसे मुंह मांगी रकम या किसी तरह की चीज़ हथियाना चाहते हैं। रे रात के समय ध्यान रखने के लिए जागता है पर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नोटिस नहीं करता है जो कि उसकी नज़र में। दूसरी तरफ एमिलिया जो होती है अपने कमरे में जागी हुई होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है उसकी कल की फाइट को लेके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलिसिया आती है जो कि इसे बताती है कि काफ़ी सारे बच्चे गायब हो गए हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ अब फाइटिंग अरीना के अंदर हमें दिखाया जाता है एक बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता है सिर्फ 0.2 सेकंड में अपने एनिमी को हरा के। वहीं वो बंदा जो होता है रे की तरफ देखता है और रे को पता चल जाता है कि आखिरकार ये कौन है। रात के समय अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आरिशु ट्रेनिंग कर रही होती है। उसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि पंचिंग बैग भी अपनी जान तोड़ देता है। उसी समय वहाँ पे आरिशु के फादर आते हैं उसकी छोटी बहन को लेके। वो आरिशु की तारीफ करते हैं और कहते हैं जिस प्रकार तुम इस पंचिंग बैग को तोड़ रही हो मैं चाहता हूँ कि तुम एमिलिया को भी इसी तरीके से तोड़ो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एवी और रे को जो कि दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो ट्रेनिंग के दौरान आपस में बात कर रहे होते कि आखिरकार कौन जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ अब एमिलिया के रूम के बाहर रे आता है। एमिलिया उसे अंदर नहीं लाना चाहती थी जिस पे रे कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर तुम मुझे अंदर आने दो तो मैं तुम्हारी हर एक डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ये बात सुन के एमिलिया जो होती है वो उसे अंदर आने देती है क्योंकि रे उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। अब रे जैसे ही अंदर आता है वो एमिलिया से बात करने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आखिरकार स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट ही तो जीतनी है। मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग कराई थी वो काफ़ी रहेगी। अगर तुम स्वॉर्ड्समैनशिप चैंपियनशिप जीतना चाहती हो तो तुम उसकी फिक्र करना बंद करो। पर दूसरी तरफ एमिलिया को डर लग रहा था अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसकी फैमिली की बेइज्जती होगी और उसकी भी बेइज्जती होगी और वो खुद को एक अच्छी फैमिली और एक अच्छी डॉटर के रूप में कभी नहीं देख पाएगी। उसकी इस तरह की बातों को सुन के और उसकी आंखों में आंसू देख के अब रे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी वो भी होने लग जाता है क्योंकि वो उसने भी एमिलिया को अपना दोस्त माना था। वो उसे पकड़ के समझाने लगता है तुम चिंता मत करो, एक फ्लावर हमेशा खिलता है, चाहे वो बैटलफील्ड हो चाहे कोई बंजर ज़मीन ही क्यों ना हो, तुम भी उस फ्लावर की तरह हो, इस बार तुम फाइटिंग अरीना के अंदर खिलोगी। उसकी इस तरह की बात को सुन के एमिलिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वह कहती है जो भी तुम कह रहे हो क्या वो सच है? जिसके ऊपर वो कहता है हाँ, और वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके पीछे उसकी एक शील्ड बन के। ये बात सुन के एमिलिया उसे गले लगा लेती है और वो वहाँ पे सोने के लिए तभी राजी हुई थी जब वो उसके साथ उसी जगह पे बैठा रहेगा। ये बात तो सुन के रे जो होता है वो कहता है तुम आराम से सो सकती हो, मैं यहीं पे ही हूँ। अब वो सपने के अंदर वही ट्रेनिंग को याद करने लग जाती है। वहीं रे को पता चलता है कि उसकी ट्रेनिंग में उसने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया था जो कि वो लोगों से छिपाती हुई आ रही थी। और अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है उसे उठने के लिए कहता है क्योंकि अब उसकी फाइट शुरू होने वाली है आज के दिन में। और वहीं अब हमें दिखाया जाता है फाइटिंग अरीना के अंदर जहाँ पे रे जो होता है वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं ना। वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम आ चुके हैं। अब रे से पूछा जाता है कि रे आखिरकार पिछली रात को कहाँ पे था, जिसपे वो बताता है कि वो एमिलिया के साथ उसके कमरे में था। ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आलिशिया जो होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है पर एवी कहता है कि तुम गलत मत सोचो। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि रे जो होता है वो एमिलिया को उसका रोज पकड़ाता है। एमिलिया उसे गले लगा के अपनी फाइट के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीडर को। लीडर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उनका एक मिशन अभी बाकी है जो कि उन्हें पूरा करना है। रे उस मिशन के लिए तैयार होता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग अरीना के अंदर आरिशु और एमिलिया एक दूसरे के सामने आ चुकी थी। उनकी फाइट शुरू होने वाली थी जहाँ पे एमिलिया जो होती है शुरुआत से ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे फाइट करने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है एमिलिया शुरुआत में तो लग रहा होता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही है पर वह कमज़ोर नहीं होती है। वो उसके अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है बिना रिंग से बाहर जाए। वो भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है जहाँ पे उसकी मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड होती है। आरिशु थोड़ा पीछे जाती है और वो उसकी मैजिक पावर देख के हैरान होती है कि वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रही है।
अंडरग्राउंड जगह के अंदर हमें दिखाया जाता है उसी बैटलफील्ड के कि काफ़ी सारे लोग ज़मीन पे पड़े हुए थे, जहाँ पे क्लैरिसा भी होती है। वो क्लैरिसा को उठाता है और कहता है कि तुम जाग जाओ, तुम्हें कुछ लोगों ने किडनैप किया था, हम बचाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। वो क्लैरिसा को अपने हाथ में उठाकर भागने की कोशिश करता है, पर उसे पता था इस तरह कुछ नहीं होगा। वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है उन सभी को रोकने के लिए। वहीं क्लैरिसा कहती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। अंधेरा छा जाता है, पर तभी रे जो होता है एंटी मैटर का इस्तेमाल करता है, उसके मैजिक को अपने आप कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड के अंदर भी मैजिक कैंसिल हो चुका था। अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर वो उन सभी को अपने स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है। वो सबको फ्रीज कर देता है, जहाँ पे लीडर आता है और लीडर सभी लोगों को वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पे रे क्लैरिसा को उठा के भाग जाता है। आरिशु के बीच में और एमिलिया के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। वो सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिरकार इनमें से कौन विनर निकलेगा। दोनों अपनी पावर का फुल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बैटलफील्ड जो होती है पूरे तरीके से वो तबाह होने लग जाती है। उसी दौरान आरिशु एक मुक्का मारती है, एमिलिया पीछे जाके गिरती है, पर उसी दौरान एमिलिया अपनी बटरफ्लाई की ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसमें नाकामयाब साबित हो रही होती है। सभी लोग आराम से दुखी हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या होने वाला है। पर तभी उसी दौरान जब एमिलिया अपनी आखिरी सांस तोड़ने वाली थी इस फाइट को लेके, उसी दौरान उसे अपने दोस्तों की याद आने लग जाती है कि कैसे उन सबको उस पर उम्मीद है। उसके ऊपर उम्मीद रे की भी है। रे तभी चिल्लाता है और एमिलिया को कहता है कि तुम फाइट करो, खड़ी हो जाओ। उसकी ये बात सुन के एमिलिया को एक अलग सी ही एनर्जी मिल जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसकी पावर का इस्तेमाल होने से काफ़ी सारी बटरफ्लाइज जो होती हैं वहाँ पे आ जाती हैं, और वहीं एमिलिया अपनी बटरफ्लाइज को आरिशु की तरफ छोड़ देती है। वो बटरफ्लाई जैसे ही आरिशु के पास में जाती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके हैंड्स के ऊपर जितने भी गार्ड्स थे वो टूट जाते हैं। ये देख के तो आरिशु हैरान थी, और इस प्रकार एमिलिया जो होती है अपनी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को एक एक करके उसके पास भेजने लग जाती है। आरिशु को नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हमें एमिलिया की पावर के बारे में बताया जाता है कि इस तरह की पावर है जो कि इनविजिबल डिफेंस के रूप में देखी जाती है। इस तरह की पावर आज तक हिस्ट्री में 1 से 2 ही लोगों को मिली है, और इस सेंचुरी के अंदर एमिलिया को ये पावर मिल चुकी है। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ बैटलफील्ड के ऊपर अब हमें दिखाया जाता है एमिलिया जो होती है वो अपनी जीत को सभी लोगों को दिखाने ही वाली होती है। आरिशु उसके ऊपर पंच मार रही होती है, पर एमिलिया की एक बटरफ्लाई की वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और इस प्रकार आरिशु जो होती है वो अपनी जगह पे गिर जाती है, पर एमिलिया की नोज से ब्लड निकलने लग जाता है। दोनों अपनी आखिरी लिमिट्स के ऊपर होती है। रे सभी को बता रहा होता है, पर दोनों देखना चाहती थी कि आखिरकार कौन जीतेगा। आरिशु जो होती है वो कहती है अब हम अपनी इस फाइट को ख़त्म करने वाले हैं। एक ब्लास्ट और होता है और आरिशु अपनी किक्स का इस्तेमाल करने लग जाती है। ब्लास्ट पे ब्लास्ट और मार्शल आर्ट एक दूसरे से टकराते हैं, और इन दोनों के बीच में फाइट इसी तरह और भी देर चलती है। हेड ऑन हेड बैटल के अंदर आरिशु और एमिलिया एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं और दोनों के पंचेज आपस में टकराते हैं, और इसी प्रकार अब हमें हमारा हीरो मिल जाता है जो कि होती है एमिलिया। आरिशु का रोज़ जो होता है उसी समय ब्लास्ट हो जाता है, टूट के बिखर जाता है। आरिशु अपनी आंखें खोलती है जो कि वो एमिलिया की गोद में होती है। एमिलिया से कहती है कि आखिरकार तुम जीत ही गई, मैं शुरुआत से यही चाहती थी कि तुम अपनी पावर से जीतो। एमिलिया जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी पिछली बार के बर्ताव से शायद से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। ये बात सुन के आरिशु कहती है जब मैंने तुम्हें पिछली बार हराया था उसके बाद से ही मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई थी। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी वजह से इतनी दुखी हो जाओगी। और ये बात तो सुन के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जैसे कि उन्होंने बचपन में लगाया था और वादा किया था कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। वहीं दूर खड़ा रे भी ये सब देख रहा होता है, और सभी लोग अब वहाँ पे उनके लिए चीयर करने लग जाते हैं। और वहीं आरिशु जो होती है एमिलिया को जीता हुआ घोषित कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया के पास में रे आता है। रे उसकी तारीफ करता है। एमिलिया भी उसे कहती है कि अगर तुम पिछली रात को मेरे साथ नहीं होते तो शायद से मैं नहीं जीत पाती, और तुमने मुझसे वादा किया था। उसका वादा नाम सुन के वो कहता है किस तरह का, जिसपे उसे भूलने के लिए उसे कहती है। वहीं दूसरी तरफ वो बाकी की बातें करने लग जाती है, जहाँ पे कि रे से पूछा जाता है कि इस बार का चैंपियनशिप का विनर तुम्हारे हिसाब से कौन होगा। और वो एमिलिया के बारे में पूछते हैं कि तुमने अपनी पावर्स क्यों छिपाई थी, जिसपे एमिलिया उसे ये चीज़ें नहीं बताना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रे जो होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और एमिलिया जो होती है उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड के अंदर चैंपियनशिप का लास्ट राउंड शुरू होने वाला था, जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है
जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक ही झटके में रेबिका को हरा देता है। रेबिका उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसकी पावर जो होती है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। इसने वापस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है जो कि 0.01 सेकेंड के अंदर अपने एनिमी को हराना। वो अपने स्वॉर्ड को सेध कर लेता है और इस प्रकार वो जीत जाता है। सारी ऑडियंस हैरान थी कि आखिरकार इस तरीके से कौन जीतता है। एनिमी की बेइज्जती हो जाती है। वो रे से कहता है जाते हुए कि रे, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि तुम अगले साल मुझसे फाइट करो। रे कहता है कि आखिरकार तुम अपने लेवल के बंदों से फाइट किया करो। बच्चों के गेम खेलने में तुम्हें क्या मज़े आते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए आया था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इस गेम के अंदर नहीं आओगे। वो कहता है कि मैं ज़रूर दिखा दूंगा कि आइस ब्लेड सॉर्सर से ताकतवर मैं हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तीनों ग्रैंड सॉर्सरर्स को, जो कि उसी ग्रिम ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास आते हैं और वो उनसे सच उगलवाना चाहते थे कि उन्हें किसने भेजा। इसके लिए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करते हैं। वो उसे कंट्रोल करने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर वो उनके मुंह से सच्चाई निकलवाने में कामयाब नहीं हो रहे होते हैं। एक ग्रैंड सॉर्सरर अपनी पूरी कोशिश करता है, पर जैसे ही वो बंदा सच उगलने ही वाला था, उसका मुंह अपने आप ही ब्लास्ट होने लग जाता है और धीरे धीरे करके उसके मुंह के ऊपर एक पिंपल आने लगता है और वो ब्लास्ट की वजह से एकदम से ही मारा जाता है। इस तरह की चीज़ देख के वो लोग कहते हैं कि ज़रूर इनको कंट्रोल किया गया था, तभी ये लोग फट गए। अकेडमी के अंदर अब हमें दिखाते हैं रे जो होता है कल्चरल इवेंट के लिए सभी लोगों को कहता है कि हमें मेड बनना चाहिए। मेड नाम सुन के वो नोबल्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग तो नोबल हैं, हम लोग मेड क्यों बनेंगे। जिसके ऊपर रे जो होता है शाम के समय में वो एमिलिया को समझाता है और एमिलिया जो होती है ये चीज़ देख के मान जाती है क्योंकि मेड जो होती है नोबल्स के लिए ही बनी होती है। वो उनके कल्चर का एक पार्ट है और अपने कल्चर को इस तरह नहीं झुका सकते हैं। रे को मेड का याद काल को देख के आई थी, जहाँ पे काल जो थी वो भी मेड की ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एमिलिया को जब वो बात पता चलती है, एमिलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उसे काल की वजह से ये चीज़ें याद आई। अब अगले दिन वो वापस से ये चीज़ें बता रहे होते हैं। उन्होंने इस बार मेड की ड्रेस को थोड़ा अपग्रेड किया है और इस बार उनकी पसंद की मेड की ड्रेस बनाई है जो कि थोड़ी पिंक कलर की है। ये चीज़ देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। ये चीज़ हंसी वाली भी थी कि इस प्रकार की मेड की ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अतरंगी उन लड़कियों के ऊपर लगेगी जो कि नोबल्स हैं। शाम के समय में रे जो होता है वो एमिलिया और वहीं फ्लावर ग्रुप के पास जाता है, जहाँ पे फ्लावर ग्रुप की जो असिस्टेंट होती है वो कहती है रेबिका की एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके फादर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक बंदे के साथ में और वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसे नहीं तोड़ सकते हैं। वो बंदा अब एमिलिया का पूरे तरीके से एक पार्टनर बन चुका है। दूसरी तरफ एक बंदा रोड के समय रात में लोगों की सोल को खा रहा होता है और एक नकाबपोश आदमी वहाँ पे आता है जो कि कहता है कि तुम लोगों की सोल को खाना बंद करो, हमें अपना काम भी करना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेबिका को। रेबिका की आंखों से खून निकल रहा होता है। अगले दिन रेबिका के पास में रे आता है। रे उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जब वो उससे हाथ मिलाता है, जब उसे पता चलता है कि वो दुखी है, अब वो अपने क्लब के पास में जाता है जहाँ पे वो सभी लोग कैफ़े बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं मेड्स के लिए। वहाँ पे ऑल भी आता है। ऑल अब पूरे तरीके से बदल चुका था, वो भी उन लोगों की मदद करा रहा होता है। एवी भी उन लोगों की मदद कराते हुए कहता है ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आइडिया रहेगा आज तक की आर्नोल्ड की एकेडमी की हिस्ट्री के। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट जो होती है वो कह रही होती है फ्लावर ग्रुप के मेंबर्स धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे हैं जब से रेबिका की एंगेजमेंट के बारे में उन्हें पता चला है। रेबिका का जो बॉयफ्रेंड था वो किसी और ग्रुप का था, इसी वजह से उन लोगों को ऐसा लगा कि रेबिका ने उन्हें बिट्रे किया है, इसलिए उन्होंने इसके ग्रुप को छोड़ दिया और वो किसी और ग्रुप में चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात रे को पता चलती है तब वो उनका काम में हाथ बटाने के लिए आ चुका था क्योंकि लोगों के जाने के बाद काम काफ़ी ज़्यादा आ गया था। इसलिए रेबिका जो होती है उसकी इस तरह की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी। रे आगे से खुद आया था। वहीं दूसरी तरफ रे जाते हुए असिस्टेंट उसके पास आती और कहती है कि रेबिका की फैमिली शायद से कुछ छिपा रही है क्योंकि इसकी जिससे शादी हो रही है वो टॉप 3 फैमिलीज में से है ही नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात सुन के रे जो होता है असिस्टेंट से वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा, वो रेबिका का ध्यान रखेगा। वहीं रात के समय में अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है लिलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि रेबिका की फैमिली के बारे में पता करो और उसकी एंगेजमेंट के बारे में, जिसमें लिलिया जो होती है काल को ये काम करने के लिए बोल देती है। अब लिलिया जो होती है उससे पूछती कि कल्चर प्रोग्राम के दिन वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ रे जो होता है बड़े ही आवाज और कॉन्फिडेंस से ऑल की बातें ही दोहराने लग जाता है।
जहाँ पे कि ऑल ने उसे बताया था कि एक नोबल के पास सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी मेड होती है, जिनकी खूबसूरती का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। ये चीज़ वो जब रिपीट करता है, लिलिया उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो उसका आइडिया पूछती है, जिसपे वो बताता है कि आइडिया उसने काल को देख के ही आया था, जहाँ पे काल जो है मेड की ड्रेस में उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। इसी वजह से उसने कल्चरल प्रोग्राम के दिन ये चीज़ करी है। काल ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, तो दूसरी तरफ लिलिया भी अब ये बात सोचने लग जाती है कि अगर वो भी मेड की ड्रेस में पहनेगी और अपनी व्हील चेयर पे जाएगी, वो खूबसूरत लगेगी। जिस पे रे कुछ कहता है, 師匠がメイドって面白い冗談ですね。ゴリラにメイドはできない。 इस प्रकार की रोज से लिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उसे आइस के अंदर बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर से वो अपनी आइस हटाती है। अब हमें दिखाया जाता है रात के समय में, जहाँ पे कि लिलिया जो हो रही है वो नहा रही होती है। रेबिका अपनी आंखों से एक सपना देख रही होती है, जिसमें एक लड़का बैटलफील्ड में होता है। उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। उसकी बहन वहाँ पे आती है, जिसकी कि रेड हेयर नहीं बल्कि वाइट हेयर होते हैं और रेड आइज होती हैं। उसका नाम मारिया होता है, जिससे कि रे कुछ समय पहले टकराया था। वो अपनी बहन की हेल्थ के बारे में पूछती, जिस पे रेबिका उस पर ध्यान देने से मना कर और अब उसको सोने जाने के लिए कह देती है। कमरे के अंदर वो फूट फूट के रोने लग जाती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है क्लब के अंदर, जहाँ पे कि वो सभी लोग मेड की ड्रेस पहन के आए हुए होते हैं। एमिली काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। रे तारीफ करता है, पर तभी वहाँ पे एल्सिया की एंट्री होती है। एल्सिया जो होती है और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो उसकी भी तारीफ करता है। इसी वजह से एमिलिया अब उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो उसे पंच करते हुए कहती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भी तब हमारे क्लब का हिस्सा हो। तभी वहाँ पर क्लैरिसा आ जाती है, जो कि घोस्ट बनी थी। उसकी क्लास के बच्चों ने घोस्ट बनने का नाटक करने का सोचा है इस बार के कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर। वहीं रे जो होता है उसकी भी तारीफ करता है कि वो खूबसूरत लग रही है। उसकी बात सुन के वो हैरान थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोगों को सर्व करने के लिए तैयार थे, पर दूसरी तरफ रे इसके अंदर और भी ज़्यादा तड़का डालना की सोचता है। रात के समय में वो रेबिका को उसके घर पे एस्कॉर्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पर रेबिका उससे बात कर रही होती कि वो क्लब को छोड़ने वाली है, क्योंकि अब वो आर्नोल्ड एकेडमी को भी अब उसकी शादी होने वाली है। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, जो कि उसका फियांस है, जिसका नाम एवन है। एवन जो होता है रे की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं इसको अकेले ले जाऊंगा। उसे ले जाने लगता है। उसे असिस्टेंट की बात भी याद आती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे तभी लीडर आता है, जो कि उसे एक जगह चलने के लिए कहता है। एक सीक्रेट रूम के अंदर बातचीत चल रही होती है, जहाँ पे कि सभी ये बात कर रही होती कि ज़रूर वो लड़का रेबिका की उस आइस के पीछे पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, क्योंकि रेबिका की आइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर वो उसे मिल गई तो शायद से वो ताकतवर बन जाएगा। वही आदमी जो कि लोगों की सोल को खाता था, उसके पास नकाबपोश आदमी आता है। वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि एवन होता है। जब वो अपना नकाब हटाता है तब हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि एवन रेबिका की आइस लेना चाहता था, पर वो उसका हाथ दूर कर देती है। पर एवन कहता है कि तुम ज़्यादा इतनी होशियारी मत करो, तुम्हारे फादर ने मुझसे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके अंदर तुम्हारी आइस मुझे दे दी जाएगी, तभी तुम टॉप 3 फैमिलीज के लीडर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। तुम्हारी बहन भी हमारे कब्जे में है। ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। अब वो एक बैटलफील्ड के अंदर सपने में आ जाती है, जहाँ पे एक छोटा सा लड़का रो रहा होता है। उसके पास में लिलिया भी होती है। अब रेबिका को लगने लग जाता है कहीं ये शायद से रे तो नहीं है। वही लिलिया जो होती है उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से ले जाने लगती है, क्योंकि वो एक बैटलफील्ड में है, वो रो नहीं सकता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर रेबिका को वही चीज़ें याद आ रही होती है। वो रे से पूछना चाहती थी, पर वो नहीं पूछते। दूसरी तरफ रे जो होता है रेबिका के पास में आता है, पर तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है, खुद को रेबिका की सिस्टर बताते हुए वो उसे बताती है। वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है वो उससे रेस करने लग जाता है। उसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा क्रिंज होती है, जो कि अगर कोई और किसी के ऊपर मारे तब शायद से वो फेल हो जाए, पर एक ताकतवर बंदा है इसलिए वो इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि मैं रेबिका से भी ज़्यादा सुंदर हूँ, तू आखिरकार उसके पीछे क्यों पड़े हो। उसकी ये बात सुन के रे जो होता है वो कहने लग जाता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसी बात नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ते उसकी बहन की रखवाली करने का वादा करता है और वहीं दूर खड़ी हुई रेबिका जो होती है दूर से अपनी सिस्टर की इस हरकत को देख लेती है। रात के समय में अब उसे अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। उसी बात को सोचते हुए उसकी आइज़ जो होती है वो घूमने लग जाती है और उसी दौरान वो सो जाती है। दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ग्रेवयार्ड के ऊपर रो रहा होता है अपने दोस्तों की, और वहीं दूसरी तरफ वो किसी की प्रेजेंस को महसूस करता है। सपने के अंदर वो देखता है कि वो रेबिका है। रेबिका को अपने सपने में देख के हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी उनका सपना डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी आँख खोलता है और वो कहता है कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है।
रेबिका मेरे सपने में क्यों दिखाई दी थी। उसकी आंखों से खून आने लगता है। अगले दिन वो रेबिका के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्यों ना आज के दिन हम टाइम अपना एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। रेबिका का जो होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है, क्योंकि उसकी मैरिज के बाद में वो किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती है। कल्चरल प्रोग्राम के दिन वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो दूसरे दिन अब हमें दिखाया जाता है कि रे जो होता है वो अपनी पूरा नकाब बदल लेता है। वो उसी लड़की में बदल जाता है जो कि सबसे खूबसूरत लग रही होती है। सबका ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। हर कोई इनके क्लब की तरफ जाता है। उसी दौरान अब हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे कि 2 ग्रैंड सॉर्सरर्स जो होते हैं वो कहते हैं एक तूफान आने वाला है। क्लब के अंदर हमें दिखाते हैं कि मारिया जो होती है वो उस लड़की को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वहीं एमिलिया जो होती है वो कहती है काफ़ी ज़्यादा गंदी एक्टिंग कर रहा है लड़की की। आलिशु भी हैरान होती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब रे जो होता है रेबिका के साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाता है, जहाँ पे रेबिका भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसके साथ टाइम स्पेंड करके। वो काफ़ी सारा टाइम इसी तरह स्पेंड करते हैं। वो घोष शो में भी जाते हैं जो कि क्लैरिसा का था, पर वो उससे नहीं डरते हैं। शाम का समय हो जाता है जहाँ पे रेबिका जो होती है वो रे से कहती है रे आज का दिन हमारा लास्ट था, शायद से अब हम इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें लास्ट बार गुड बाय कहना चाहती थी। ये कह के वो चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसके पास में एक वाइट हेयर लड़की आती है जो कि कहती है तुम्हारी बहन की जान खतरे में है, तुम्हें ही अब कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि रे को बताया जाता है कि सच में रेबिका की जान बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि वहाँ पे रेबिका के फादर आते हैं जो कि उन्हें सारी सच्चाइयाँ बताने लग जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और वो भीख में रेबिका की जान की भीख मांगने लग जाते हैं। नकाबपोश आदमी जो होता है वो कहता है अब हमें अपने प्लान को जल्द से जल्द चालू करना पड़ेगा। वो मसल मैन भी तैयार हो जाता है जो कि लोगों की सोल खाता है, जो कि कहता है मैं तो रे की सोल खाना चाहता हूँ। अगले दिन रेबिका आती है। वो रे से कहती है कि तो मेरी बहन की रखवाली करना, मैं तुम्हारे ऊपर ही ऐसी चीज़ छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं दिखने वाली हूँ। इसकी बात सुनकर रे काफ़ी ज़्यादा हैरान था, पर वो उसकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार होता है। अगले दिन वो अपने क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे कि वो मारिया का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर मारिया कहती है कि मैं जानती हूँ रे, ये तुम ही हो, तुम क्यों ना मेरी मदद करो मेरी बहन की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ रेबिका के पास में एवन आता है और जैसे ही वो उसके सामने आता है वो उसे टेलीपोर्ट करके कहीं ले जाता है। मारिया जो होती है वहाँ से जाने लग जाती है। एमिलिया पूछती क्या कर तुम क्या बात कर रहे थे, जिसके ऊपर रे जो होता है उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एमिलिया हैरान थी कि आखिर उसने कुछ भी क्यों नहीं बताया। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एवन जो होता है एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है और वहीं अब वो रेबिका की आइज लेने के लिए तैयार होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रे जो होता है एक एक करके मॉन्स्टर्स को माउंटेन्स पे मारती हुई उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर उसे जैसे ही ध्यान पड़ता है कि सामने काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, पर तभी एक बटरफ्लाई उसके सामने आती है जो कि उसे बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रे के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं जो कि उसे यहाँ पे बचाने के लिए आए थे। एमिलिया कहती है कि तुम जाके रेबिका को बचाओ, बाकियों को हम देख लेंगे। वो उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। एवी अपनी किक्स का इस्तेमाल करता है और अपने फायर मैजिक का, तो दूसरी तरफ एलिशिया अपने टॉर्नेडो मैजिक का और क्लैरिसा अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। एमिली अपनी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करती है, हवा में उड़ते हुए काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को उनके ऊपर छोड़ देती है और एकदम से वो ब्लास्ट होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रे बीच में आके उसे प्रोटेक्ट करता है एमिलिया को। वहाँ पे नकाबपोश आदमी और वही मसल मैन आ जाता है। वो दोनों मिलके रे से फाइट करने की बात करने लगते हैं, पर दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं रे तुम आगे जाओ और रेबिका को बचाओ, बाकी काम यहाँ देख लेंगे। रे उन्हें थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है, पर उसकी आवाज़ वैसे ही थी। एक दिन पहले हमें पता चलता है कि रेबिका के फादर ने बताया था कि एवन एक कर्स लगा दिया था उनकी ब्लड लाइन के ऊपर। उसके बाद में रेबिका का जब जन्म हुआ, रेबिका अपने आप एक ब्लड वेसल बन गई थी आने वाले डीमन के लिए। अब हमें डर है कहीं मारिया भी वही तो नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेबिका की जान बचाओ, क्योंकि मैं कभी भी इन दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ। अब वो रेबिका को बचाने के लिए माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने लग जाता है। उसे काफ़ी सारी तकलीफ तो होती है, पर अब हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि मसल मैन आता है नकाबपोश आदमी के साथ में। नकाबपोश आदमी अपने सामने दूसरे एवन को देख के हैरान था, पर वो एवन एक लड़की में बदल जाती है जिसका नाम लीसा होता है। लीसा को देख के वो गुस्से में था क्योंकि लीसा के साथ उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज जुड़ी है। वो कहता है कि तुम मेरी शक्ल बना के तुम इस रेबिका की फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो उसे मारने के लिए तैयार था। उसके साथ उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज थोड़ी जुड़ी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि मैं रेबिका को मारने के बाद कैसल के अंदर जाऊंगा और मैं पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दूंगा। उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा लीसा अपनी पावर मैजिक का इस्तेमाल करती है, रेबिका को बचा लेती है और वो कहती है कि तुम जब तक मैं यहाँ पे हूँ इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। रेबिका को पीछे कर देती है
और वो कहती है कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वो एक पोर्टल बनाती है और उस पोर्टल के अंदर वो एवन को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ रे आता है। रे से वही मसलमैन फाइट करने के लिए तैयार था, वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है पर एक शील्ड आ जाती है। तभी वहाँ पे लीस आ जाती है। लीस अब वहाँ पे रे से कहने लग जाती है कि मैं फैब्रिकेट की ग्रैंड सॉर्सरर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब रेबिका को ओवरहीट कराऊं उसके बाद तुम उसके पास जाओ और उसकी पावर को सील कर दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उसकी पावर तुम्हारे साथ रेजोनेट करती है। तुमने पहले भी अपने साथ कुछ ऐसा होता हुआ देख लिया होगा, जिसके बारे में वो कहता है कि हाँ। और वहीं दूसरी तरफ वो बताती है अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर उसकी पावर सील नहीं की तो वो मारी जाएगी। हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें उसे जिंदा रखना है। उसके लिए वो मान जाता है। उसी समय मसलमैन जो होता है अब रे से फाइट करने लगता है। रे जो होता है अपनी क्रोनोस पावर का इस्तेमाल करता है और उसे फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ लीज जो होती है अलग डायमेंशन में, वहाँ पे चली जाती है इवान से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि रे जो होता है उसके ऊपर वो बंदा काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, वो उसकी स्वॉर्ड्स को भी तोड़ने लग जाता है। अब लीज जो होती है वो दूसरे डायमेंशन में इवान से बात करने लग जाती है। इवान को अपने प्लान्स को ड्रॉप करने के लिए कहती है, पर इवान कहता है कि मेरा प्लान बदल चुका है। मैं कुछ भी चीज़ नहीं चाहता हूँ, मैं किसी से बात करना नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के लीज हैरान थी। तो दूसरी तरफ इवान जो होता है वो कहता है तुम्हें हराने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो वही इंजेक्ट अपने अंदर सीरम कर लेता है जो कि शुरुआत में मिस ग्रे ने किया था। उसकी पावर बढ़ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, पर दूसरी तरफ लीज जो है वो एक ग्रैंड सॉर्सरर है। उसके सामने वो चाहे किसी भी तरीके की पावर का इस्तेमाल कर ले पर वो लीज को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है। लीज जो होती है कुछ ही सेकंड के अंदर उसे बड़े ही आसानी से हरा देती है और इवान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिर हमारा इस डायमेंशन से सीन कट होता है जहाँ पे लीज उसे कहती है तुम अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। उसकी बात जैसे ही खत्म होती है इवान राख में बदल जाता है और उसकी बॉडी को वापस से रिजॉइन करती है, जहाँ पे इवान उससे माफ़ी मांगता है। पर वो कहता है कि अगर मैं जीत जाता तो शायद से मैं इस दुनिया को पूरी ख़त्म कर देता। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे रे जो होता है उससे फाइट कर रहा होता है उस बंदे से। वो मसलमैन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जहाँ पे कि सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे और वो बात करने लग जाते हैं कि रे की ही वजह से हम ताकतवर बने हैं जो कि हम इन मॉन्स्टर को ख़त्म कर पाए। पर तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके ऊपर अटैक करने के लिए वो अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा छोड़ने लग जाते हैं। काफ़ी सारे मैजिक सर्कल आ रहे होते हैं पर तभी उनके ऊपर अटैक होता है और वहाँ पे ग्रैंड सॉर्सरर्स आ जाते हैं और काल भी। अब वो सभी लोग जो होते हैं एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लग जाते हैं और उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है वहाँ पे खड़े हुए सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने में, जहाँ पे काल एक साथ एक पूरे ग्रुप को निपटा देती है। तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो होती है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और काफ़ी सारे ड्रैगन से उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देती हैं। इसी प्रकार बाकी के लोग भी यही करते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लग जाते हैं। इस तरह की पावर तो देख के रे के सारे दोस्त हैरान थे कि वो पहली बार ग्रैंड सॉर्सरर्स को फाइट के दौरान देख रहे हैं, बाकी उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। अब वो आइस ब्लेड सॉर्सरर की फाइट देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि लिलिया होती है। लिलिया एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन करके उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस स्वॉर्ड का इम्पैक्ट दूसरी बैटलफील्ड में भी हुआ था, जहाँ पे रे और मसलमैन फाइट कर रहे थे। मसलमैन कहता है मुझे तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ गया है। वो अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करता है और अब वो अल्टीमेट स्किल वो उसके ऊपर छोड़ देता है। उसे लग रहा होता है कि वो उसे ख़त्म कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। रे की आंखें अभी भी खुली हुई थी पर वो अपनी आखिरी लिमिट पे पहुंच चुका था। मायरा वहाँ पे आती है और वो कहने लग जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रेबिका, अगर तुम इस दुनिया में नहीं होती तब मैं और वहाँ पे बैठा हुआ जो रे है वो इस प्रकार की मुसीबत में नहीं पड़ता है। तुम्हारा जन्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है, तुम्हारे आसपास के भी लोगों के लिए। तो दूसरी तरफ मसलमैन जो होता है वो रे को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आइस ब्लेड सॉर्सरर इतने कमज़ोर होते होंगे। पर तभी रे जो होता है रेड आइस का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो उस बंदी के शरीर को जमाने लगता है और वो उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहा होता है वो मसलमैन। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी ताकत का इस तरह से हमें डेमो दिखाओगे, मुझे तो लग रहा है कि मैं मरने ही वाला हूँ। रे कहता है तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद उसे पूरे तरीके से जमा देता है और कहता है कि तुमने एक गलत बंदे से पंगा लिया था। ये कह के वो बेहोशी से नीचे गिर जाता है और उसे गिरता हुआ देख के दूर खड़ी रेबिका काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। पर दूसरी तरफ मायरा जो होती है वो उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ देती है और वो कहती है तुम्हारा जन्म ही होना हमारे लिए सबसे बदकिस्मती की बात थी। अगर तुम जन्म नहीं लेती तो इस प्रकार वो इस तरह की हालत में नहीं होता। दूसरी तरफ रेबिका जो होती है उसकी बातें सुन के गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या पता है कि मैं किस प्रकार की ज़िंदगी जी रही हूँ, तुम कभी भी पेरेंट्स की बात नहीं मानती थी। पर तभी वो उसके मुंह पे एक चाटा मार देती है। रेबिका अब उसके ऊपर आ जाती है और उसे मुक्का मारते हुए कहती है तुम मेरी बात सुनो,
तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हें हमेशा रोकने की कोशिश करती थी, पर तुम मेरी कभी भी बात नहीं मानती। तुम हमेशा फैमिली को प्रॉब्लम में डालती थी। ये क्या मेरी गलती है? मैं तो तुमसे प्यार करती थी। ये कह के वो अपनी पावर को ओवरहीट कर लेती है और दूसरी तरफ रे की आंखें खुलती है। वो समझ चुका था कि अब ये काम मेरा है। वहाँ पे लीस आती है। लीस को देख के रे पूछता है कि ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। लीस कहती है कि तुम मेरी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ और उसे बचाओ। अब रे जो होता है उसके पास में जाता है रेबिका के और रेबिका को कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ, तुमने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे काम की हो। ये कहने के बाद में वो उसकी पावर को सील करने लग जाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हमारे रे की भी पावर को किस प्रकार सील किया गया था जब उसने अपनी पावर को ओवरहीट कर लिया था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है और रे जो होता है रेबिका की पावर को सील कर चुका होता है। वो एक साथ चांद को देख रहे होते हैं। रेबिका के पास में एमलिया आती है और एमलिया जो होती है वो कहती है, मेरे सुनने में आई थी तुमने रे के साथ कुछ किया है, जिसके ऊपर रेबिका शर्माने लग जाती है और वो कहती है कि स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट्स के दौरान भी तुमने भी तो कुछ किया था। एमलिया जो होती है उस बात को सामने नहीं आने देती है कि सिर्फ उसने हाथ पकड़ा था, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये बात सुनकर रेबिका जो होती है वो कहती है, तुम चिंता मत करो, रे को मैं तुमसे नहीं छीनने वाली हूँ, रे मेरे ही प्यार में पागल होगा। एमली जो होती है उसकी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसती है और दोनों काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके की बात की चिटचैट करने लग जाती। उनकी बात रे को लेके थी, इसलिए रे की बाकी की गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती हैं जो कि उनकी बातों को सुन के उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो लोग उनसे मुंह बना लेती हैं कि वो आपस में रे को इस तरह बांट रही हैं और उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए वो उनको भी अपने साथ में ले लेती हैं और वो दोनों चारों रे की तारीफ करती हैं। एक आतिशबाजी होती है। रे अब हावर्ड की उस ग्रेव के ऊपर जाता है और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ, हावर्ड तुम हेवन में भी आराम करना। इस प्रकार अब हम दिखाया जाता है सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और इसी प्रकार ये सीरीज़ का यहीं पे खात्मा होता है। तो मिलती हैं अपनी एक और न्यू सीरीज़ के साथ अगले दिन में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।